एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं हूं हर्ष शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऊप्स इन सी प्लस प्लस। ऊप्स यहाँ पर ऊप्स वाला ऊप्स नहीं है, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। ये आपको स्कूल टाइम से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर आप 11th-12th में हो तब भी आप इसको पढ़ सकते हो। इवन कॉलेज में भी आपको ऊप्स का एक पूरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलता है। इंटरव्यू के अंदर भी ऊप्स आपसे पूछा जाता है। एंड इवन आफ्टर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हो 90% ऑफ द टाइम्स आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे। इवन मैं भी जब जॉब के अंदर गया था मेरे को हर जगह पर बस क्लासेस फंक्शंस यही सब यूज करने थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर बढ़ रहे हो। अभी तक जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी वो एक मेन फंक्शन लिख के हो जाता था, लेकिन अब हम रियल लाइफ प्रोग्रामिंग एक्चुअली में प्रैक्टिकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे कोड लिखता है वो सीखने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा इसको सीखने के अंदर। स्टार्ट करते हैं फटाफट ऊप्स से। सबसे पहले ऊप्स की फुल फॉर्म क्या है। ऊप्स यहाँ पर स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि ये एक प्रोग्रामिंग का तरीका है, मतलब प्रोग्रामिंग करने का ये एक मेथड है। कैसा मेथड है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग करने के, जिसमें से सबसे फेमस जो है एक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो उस प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो सारा का सारा होता है प्रोसीजर के ऊपर, कि हमारा प्रोग्राम जो करना चाहता है क्या वो पूरा इफेक्टिवली कर पा रहा है। मतलब कि हमारा सारा फोकस होता है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, वो प्रोग्राम कितना फास्ट है, क्या वो आउटपुट कितना एक्यूरेट निकाल कर दे रहा है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारा मेजर फोकस होता है प्रोसीजर के ऊपर। ये सब कब होता है जब मेरे को कोई बहुत स्पेसिफिक कोड लिखना हो, कि किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मुझे उसका एक स्पेसिफिक कोड लिखना है, तो मैं वहाँ पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, उसके प्रोसीजर से मतलब है, कितना फास्ट वो चल रहा है, कितना एक्यूरेट वो चल रहा है। लेकिन अगर मेरे को एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन लिखनी है, या मेरे को एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनानी है, कोई वेब ऐप बनानी है, कोई मोबाइल ऐप बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उस टाइम मैं सिर्फ मेरे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए मैं एक दो मेथड लिखूंगा बड़े बड़े से और मेरा काम हो जाएगा। मेरे को एक पूरी एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान रख के कोड को लिखना पड़ेगा। कोड को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो इजीली रीडेबल हो, क्योंकि अब हजारों लाइंस ऑफ कोड्स होने वाले हैं, हजारों फंक्शन होने वाले हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग चीज़ें होने वाली हैं। तो वहाँ पर मेरे को कोड को ऐसा लिखना पड़ेगा, थोड़ा क्लीन तरीके से लिखना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल तरीके से लिखना पड़ेगा। इवन अगर वो थोड़ा सा स्लो भी हो जाए, अगर मेरा प्रोग्राम जो है वो 20-25% स्लो भी चल रहा है, बट मेरे को उसे पूरे बिग स्केल पर बनाना है, तो वहां पर मेरा जो फोकस है वो प्रोसीजर से हटकर स्केलेबिलिटी की तरफ चला जाता है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या है कि भाई चलो अभी तो मेरा काम जो है वो 100 यूजर्स पे हो जा रहा है, 100 यूजर्स आपकी एप्लीकेशन संभाल रही है, लेकिन मान लो आप इसको ग्लोबल लेवल ले जाओ कि आपके डेली के 1 मिलियन यूजर्स आ रहे हैं, तो 1 मिलियन यूजर्स को आपकी ऐप संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। उसके लिए सर्वर कितना पावरफुल चाहिए होगा, उसके लिए आपका कोड कितना एफिशिएंट होना चाहिए। स्केलेबल और क्या होता है कि मान लो कल को आपको अपने ऐप के अंदर कोई एक नया फीचर ऐड करना है, तो क्या आप उसके अंदर वो फीचर बिना पुराने कोड को ज्यादा छेड़े ऐड कर सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपको एक नया फीचर ऐड करना है तो आपको पुराने पिछले पूरे कोड को चेंज करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें जब हम ध्यान रख के कोडिंग करते हैं तब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अब यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोसीजर पर ध्यान नहीं देना। अब इतने बड़े बड़े कोड बेस है तो वहाँ पर हमें मल्टीपल चीज़ों का ध्यान देना होता है, और वो मल्टीपल चीज़ें क्या है वो आपको फटाफट से बताता हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे होंगे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या चीज़ है मोस्टली लोग जानते ही होंगे। अगर आज तक आपने क्लास वर्ड नहीं सुना है तो आज के बाद आप क्लास वर्ड हमेशा सुनने वाले हो। अगर आप कोई भी फेमस लैंग्वेज उठाओ, जावा, C++, पाइथन, आपको वहाँ पर क्लास हमेशा मिलने वाली है। क्लास होती क्या है आगे समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट भी क्लास से रिलेटेड है, बहुत ईजी है, आज आप पढ़ लोगे, इसके बाद आपकी लाइफ में क्लास जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे आनी ही आनी है, ठीक है। इवन आफ्टर आप जॉब में चले जाओ, आप कितने भी हाई लेवल पर चले जाओ, क्लासेस से आपका पंगा नहीं छूटने वाला है। तो कुछ 4 कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसकी मदद से हम, जो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे, वो हम अचीव कर पाते हैं। सबसे पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, नाम से अगर आपको बताऊं, अगर मैं बाय वर्ड मीनिंग पर जाऊं तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि चीज़ों को छुपा देना, एक बेसिकली एक लेयर लगा देना जिससे आपकी कुछ जो क्रूशियल चीज़ है वो छिप जाए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूँ। आप सभी ने पबजी तो खेली होगी, पबजी, फ्री फायर। अब ये डिसाइड नहीं करते कौन सी गेम बढ़िया है, हम थोड़ा सा इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली चीज़ के ऊपर जाते हैं।
डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जब आप पबजी गेम खेल रहे हो तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे आप स्किन्स वगैरह खरीद पाते हो, फिर आपका कुछ लेवल होता है कि आपने कितने लोग मार रखे हैं, आपका कुछ स्कोर होता है। बट आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ये दिख रहा है, अच्छा आपका इतना स्कोर है, आपके लाइक अभी जो आप गेम खेल रहे हो उसमें कितने लोग अलाइव हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बट एक्चुअली में पीछे ये सब कैसे मैनेज हो रहा है, इसका जो कोड लिखा हुआ है, ये जो अलाइव वाले लोग हैं कैसे काउंट हो रहे हैं कोड के अंदर, आपका स्कोर है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, किस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। तो वो एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है बिहाइंड द सीन्स। लेकिन आपको सबको को तो कुछ मतलब नहीं है, आपको तो सामने बस स्कोर दिख रहा है, आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो आपको चाहिए सिर्फ वो दिख रहा है। क्या आपको बैकएंड का कुछ भी पता चल रहा है कि क्या चीज़ कैसे मैनेज हो रही है, कहाँ पे कौन से डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर्ड है, या फिर कौन से सर्वर से आप कनेक्टेड हो, आपके जो आपके साथ लोग खेल रहे हैं वो किस सर्वर से कनेक्टेड है, क्या रिक्वेस्ट हो रही है, कुछ आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी क्रूशियल चीज़ें हैं उनको छुपा दिया गया है और सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको दिखाया जा रहा है। इसका ये तो चलो आपका एक सॉफ्टवेयर लेवल एग्जाम्पल हो गया। अगर आपका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, बहुत फेमस एग्जांपल जो सब यूज करते हैं वो एक कार का एग्जांपल है। जब आप एक कार ड्राइव कर रहे हो तो कार के अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं। आपको वहाँ पर स्टीरियो है, वहाँ पर आपका फ्यूल इंडिकेटर है, आपका स्टीयरिंग के अंदर पावर स्टीयरिंग है जो कुछ हाइड्रोलिक से चल रहा है। आपको सिर्फ बार बार की चीज़ें दिख रही है, अच्छा स्टीरियो के अंदर बटन दबा रहा हूँ, आवाज़ बढ़ जा रही है, आवाज़ कम हो जा रही है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जा रहा है। लेकिन बैकएंड में कुछ बढ़िया प्रोग्रामिंग की हुई है, कुछ ऐप्स रन हो रही है, कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कनेक्शन है, वो सब आपको नहीं पता चलेगा, वो सब छिपा दिया जाएगा। जो कार की सारी वायरिंग्स है वो छुपा दी जाएंगी, पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम क्या चल रहा है, पीछे क्या सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, क्या सेफ्टी सिस्टम चल रहे हैं, वो सब आपको नहीं दिखेंगे। आपको सिर्फ यूजफुल चीज़ें दिखेंगी। आपको स्टीयरिंग दिखेगा, आपको नीचे ब्रेक एक्सेलरेटर दिखेंगे, आपको स्क्रीन दिखेगी, स्पीडोमीटर दिखेगा, लेकिन जो वर्किंग है, जो एक्चुअल इंजीनियरिंग है, जो उसका एक्चुअल कोर है, वो छुपा दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और अगर मैं आपको पबजी वाले एग्जांपल से बताऊं तो आप समझ पा रहे होगी कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी आपकी ऐप, आप सब कुछ नहीं दिखा सकते ना। इंस्टाग्राम का एग्जांपल लो, इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, रील्स का अलग सेक्शन है, आपका चैट का अलग सेक्शन है, स्टोरीज अलग है, अकाउंट सेक्शन अलग है, और फिर आप स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपका कैमरा वाला सेक्शन अलग है। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या उसके बिहाइंड द सीन कैसे प्रोग्राम हो रखा है वो आपको नहीं दिख रहा ना। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? पहला, सिक्योरिटी, क्योंकि आप कभी भी एक्सपोज नहीं कर सकते कि आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। अगर आपका लाइक सब चीज़ दिख रही है कि आपका ऐप कैसे काम कर रहा है, तो कोई भी हैकर उसको देख के इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। पहली चीज़ हो गई सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ क्या हो गई? कस्टमर एक्सपीरियंस। जो भी आपकी ऐप यूज़ कर रहा है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, क्या आपको इंटरेस्ट है कि भाई इंजन कैसे वर्क कर रहा है, इसमें पेट्रोल कहाँ स्टोर्ड है, इसका ऑयल कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, नहीं, आपको क्या गाड़ी बढ़िया चलनी चाहिए, तेज चलनी चाहिए, मजा आना चाहिए। सेम ऐप के अंदर ऐप बढ़िया चलनी चाहिए, मजा आना चाहिए, जिस काम के लिए ऐप है वो काम हो जाना चाहिए। अब बैकएंड में क्या चल रहा है, कौन किससे कनेक्ट कर रहा है, मुझे वो सब नहीं जानना। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे गेन करेंगे वो आगे बताऊंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऊप्स का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ईजिली मत लेना, ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है। ऊप्स के कंसेप्ट बताओ, ठीक है, सीधा कंपनी के इंटरव्यू में पूछेंगे, व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये चारों आपको बता दें, चारों का एग्जाम्पल देने हैं। सेकेंड आता है डेटा इनकैप्सुलेशन। ये क्या होता है? इसमें भी थोड़ा थोड़ा नाम से आपको क्लियर हो गया होगा। एनकैप्सुलेट करने का मतलब होता है कि आपने किसी कैप्सूल के अंदर कुछ चीज़ों को डाल दिया। चलो अब कैप्सूल से थोड़ा बाहर आते हैं। आपने कुछ मल्टीपल चीज़ों को किसी एक सिंगल यूनिट के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया, कि एक सिंगल यूनिट में उसको बंद कर दिया, या किसी एक कंटेनर में उसको डाल दिया, उसको बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। तो होता क्या है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सीधा क्लास से। यहाँ पे हमारा इनकैप्सुलेशन हमारा क्लास से अचीव हो पाता है। क्लास होता क्या है? क्लास होता है आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, भैया कंफ्यूज हो गए। डेटा टाइप हम सबने पढ़ा है, कुछ हमने मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप पढ़े हैं। इंट हमारा होता है, कैर होता है, अगर मैं C++ की बात करूं, आपका डबल होता है, फ्लोट होता है। तो हमने अलग अलग डेटा टाइप हमने पढ़े हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं डिफॉल्ट डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो आपके लैंग्वेज के डिफॉल्ट है, ये लैंग्वेज में रहते हैं, उनको हम प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। फिर हमारे कुछ ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी कि जिनको मैं खुद बना सकता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरा जो इंट है, इंट मेरा एक नंबर स्टोर कर सकता है। ओके, मेरा जो कैर है वो मेरा एसकाई कैरेक्टर कोई भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, मेरा अगर मैं स्ट्रिंग का एग्जांपल लूँ, अगर आप STL में जा रहे हो तो आपको स्ट्रिंग मिलती है, तो ये मल्टीपल आपका एरे ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। तो मैं भी कुछ एक ऐसा डेटा टाइप बनाऊंगा जो कुछ भी स्टोर कर सकता है। जैसे ये नंबर स्टोर कर रहा है, ये कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, तो मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ जो नंबर प्लस कैरेक्टर स्टोर करेगा। जैसे अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो आगे आपका एक मैप करके एक डेटा टाइप आएगा। इसको डेटा टाइप में, इसको डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा बोलते हैं, बट आपका ये कीवर्ड मिलेगा आपको आपकी लैंग्वेज के अंदर, जो क्या करता है, जो पेयर स्टोर कर लेता है की और वैल्यू का।
ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कैसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। आपकी लिंग्लिश आ जाएगी, वो आपकी नोड स्टोर कर लेती है। तो ऐसे करके आप खुद का डेटा टाइप बना लो। जैसे कि मान लो जैसे पबजी आपकी गेम खेलते हो या फ्री फायर, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे कौन सी बढ़िया है, ठीक है, लड़ने लग जाएंगे लोग, ये अच्छी है वो अच्छी है, जो भी अच्छी है, चलो दोनों अच्छी है मान लिया। उसमें आपका एक प्लेयर होता है, अब प्लेयर की कुछ कुछ डिटेल्स होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए डिटेल्स ले ली हैं। आपकी हेल्थ उस टाइम कितनी है, आपका स्कोर क्या चल रहा है, आपने कितने किल्स वगैरह कर रखे हैं, आपका नेम क्या है, प्लेयर नेम, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी पास, कौन कौन से वेपन्स है, कितनी एमओ है। तो ऐसे करके आपको एक प्लेयर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी, ठीक है। तो इसको स्टोर करने का क्या तरीका है? पहला तरीका तो क्या हो गया कि भैया मेरे पास मान लो 100 प्लेयर हैं, तो चलो मैं आपको सीधा कोड पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। इसको इग्नोर करना, ये अभी आपके लिए नहीं है, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट लेने के लिए टेक्स्ट फाइल से। तो मैं चलता हूँ सीधा कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि भैया मेरे पास पबजी गेम चल रही है और 100 लोग हैं, और उन 100 लोगों में से मेरे को सबकी ये स्कोर, सबका नाम और सबकी हेल्थ स्टोर करनी है। तो कैसे करोगे? तो आप सोचोगे अच्छा सबका ये स्टोर करना है, अच्छा 100 लोग हैं, अब 100 के लिए मैं 100 वेरिएबल तो बनाऊंगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक हेल्थ नाम का एरे बना लिया 100 का, ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ रैंडम वैल्यूज डाल देंगे, अभी के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। फिर हमने एक स्कोर का 100 का एरे बना लिया, उसके अंदर हम कुछ 100 वैल्यूज डाल देंगे। फिर हमने एक नेम का बना लिया, नेम के लिए हम चलो स्ट्रिंग बना लेते हैं, कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 2D क्यों बना रहा हूँ, एक नेम के लिए, मान लेते हैं हमारे नेम की लेंथ 10 होगी और ऐसे 100, ठीक है। ऐसे करके मैंने 3 एरे बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, एक कैरेक्टर के लिए उसकी हेल्थ स्कोर नेम स्टोर कर लूँगा। मान लो मेरे पास अब क्या हो गया, यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 एरे बना लिए ऐसे करके, 1 2 3, मैंने 3 एरे बना ली, और तीनों एरो के अंदर मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट प्लेयर की हेल्थ स्कोर नाम स्टोर कर लिया, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड प्लेयर की हेल्थ स्कोर नाम स्टोर कर लिया। सिमिलरली ऐसे करके मैंने थर्ड इंडेक्स पे थर्ड प्लेयर का, फोर्थ इंडेक्स पे फोर्थ प्लेयर का, और ऐसे 3 एरे बनाई मैंने, हेल्थ की, स्कोर की, नेम की, और सबका मैंने ऐसे करके 100 लोगों का स्टोर कर लिया। ये मेरा पहला मेथड है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब कुछ अलग अलग एरेज में चला गया है, अगर एक एरे भी गई तो पूरा का पूरा डेटा उड़ जाएगा। तो इसका एक बेटर सोल्यूशन क्या है, तो मैंने क्या किया कि मैं डेटा को इनकैप्सुलेट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे को स्कोर स्टोर करना था, मेरे को हेल्थ स्टोर करनी थी, मेरे को नेम स्टोर करना था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को इनकैप्सुलेट कर देता हूँ और इनको एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड कर देता हूँ। क्या किया भाई, मैंने यहाँ पर इसको एक सिंगल यूनिट के अंदर डाल दिया। वो सिंगल यूनिट कैसे आएगी, क्लास के थ्रू। क्लास क्या होगा, मैंने जैसे ही लिखा क्लास प्लेयर, तो ये एक डेटा टाइप बन गया। ये एक डेटा टाइप है, कैसा डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड क्यों है, क्योंकि मैंने ही तो बनाया है, डिफाइंड बाय मी, डिफाइंड बाय यूजर। तो ये मेरा डेटा टाइप है जो मैंने बनाया है। अब जैसे मैंने बताया था, इंट क्या करता है, नंबर स्टोर करता है, इंट एक डेटा टाइप है। कैरेक्टर क्या करता है, कैरेक्टर स्टोर करता है, वो एक डेटा टाइप है। प्लेयर क्या करता है, प्लेयर भी एक डेटा टाइप है, और वो क्या स्टोर करता है, वो दो इंट और एक स्ट्रिंग स्टोर करता है। ठीक है, समझ गए, ये एक डेटा टाइप बन गया आप, जो मैंने डिफाइन करा। तो जैसे मैं एक इंट बना सकता था, इंट ए, इंट बी, इंट एज, इंट स्कोर, वैसे ही मैं प्लेयर भी बना सकता हूँ। और उस प्लेयर के अंदर जैसे इंट क्या स्टोर करता था, नंबर, प्लेयर क्या स्टोर करेगा, हेल्थ, स्कोर और नेम स्टोर कर सकता है। ठीक है, वो भी हम आगे समझेंगे पूरा डिटेल में कैसे होता है। लेकिन अगर आप एनकैप्सुलेशन का मतलब समझ गए होंगे कि मैं मल्टीपल डेटा को एक सिंगल यूनिट में डाल दे रहा हूँ, और ये बहुत यूजफुल होता है। जैसे आपको एक स्कूल का अगर मैं एग्जांपल लूँ, स्कूल का आपका कोई ऐप है, वहाँ पर आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। तो एक स्टूडेंट का रोल नंबर भी होता है, उसका नेम भी होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, मल्टीपल फील्ड्स होती हैं स्टूडेंट की। तो आप हर फील्ड के लिए लंबी लंबी एरेज तो बना नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम जो स्टूडेंट की सारी डेटा है उसको इनकैप्सुलेट करके एक उसका खुद का डेटा टाइप बना देंगे। जैसे कि अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ, मान लो क्लास स्टूडेंट। क्लास कैसे बनती है, बस आप क्लास लिखते हो और ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट का मेरे पास नेम होगा, तो मैंने लिख दिया कैर नेम। ठीक है, स्टूडेंट का मेरे पास रोल नंबर होगा, तो मैंने ऐसे करके रोल नंबर लिख दिया। स्टूडेंट का मेरे पास एज होगा, तो मैंने एज लिख दिया। स्टूडेंट का मेरे पास मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं मल्टीपल फील्ड्स बना सकता हूँ। एड्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये मेरा एक डेटा टाइप बन गया। ठीक है, ये मैंने कि सारा का सारा डेटा लेकर एनकैप्सुलेट कर दिया एक सिंगल यूनिट के अंदर, जो कि मेरी क्या है, क्लास स्टूडेंट। ये मेरा एक डेटा टाइप बन गया। तो जैसे मैं अगर इंट बना सकता था, कैर बना सकता था, अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट भी बना सकता हूँ। स्टूडेंट मान लो नमन, मैं ऐसे करके अब एक स्टूडेंट भी बना सकता हूँ।
और बाद में मैं इसकी वैल्यूज़ भी सेट कर सकता हूँ, वो आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिक आप समझ गए होंगे इनकैप्सुलेशन कैसे हो रही है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, हमारी क्लास के थ्रू अचीव होती है। हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा को एक सिंगल यूनिट के अंदर इनकैप्सुलेट कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वो सिंगल यूनिट हमारी क्या होती है, क्लास, ठीक है। क्लास के बारे में डिटेल में बाद में जाएंगे, अगर अभी उतना क्लियर नहीं है तो समझ जाओगे बाद में। हमारा थर्ड कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा इनहेरिटेंस। नाम से क्या लग रहा है, बायो में हमने कुछ पढ़ा होगा इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, अगर मैं हिंदी में जाऊँ तो काइंड ऑफ विरासत माइट नॉट बी द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन इनहेरिट मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपने पूर्वजों से या पेरेंट्स से आपके अंदर इनहेरिट हुई हैं। जैसे कि जनरली हमारी शक्ल, हमारा लाइक हमारे फिजिकल लुक्स, हमारा बोलने का तरीका, वो सब हमारे पेरेंट्स पे जाता है, तो वो कुछ जीन्स हमारे इनहेरिट हो गए होते हैं। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस कहाँ पर काम आती है कि क्या होता है कि अब जब मैं मल्टीपल क्लासेस बना रहा हूँ ना, तो जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट बनाया, एक प्लेयर बनाया, तो ऐसे करके मैं मल्टीपल रियल लाइफ क्लासेस कुछ भी बना सकता हूँ अपने हिसाब से। तो क्या होता है ना, कभी कभी कि कोई क्लास मैंने बना रखी है, मान लो मैंने एक क्लास बना रखी है प्लेयर नाम की, ठीक है। उस प्लेयर के अंदर कुछ फील्ड्स मैंने डाल के इनकैप्सुलेट कर रखी हैं। अब बाद में क्या हुआ कि मेरे पास एक नया गेम मोड आया, ठीक है। पबजी में एक बार एक गेम मोड आया था, मेरे को याद है, इसमें ज़ॉम्बीज़ होते थे और समुराइज होते थे। तो मेरे को अब मेरे को दो नई क्लास बनानी पड़ेंगी, ज़ॉम्बी और समुराई, ठीक है, दो नई क्लास बनानी पड़ेंगी। बट मेरे को ये पता है कि ज़ॉम्बी और समुराई ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कुछ फ़र्क है, कुछ उनके अटैक स्टाइल में फ़र्क है, कुछ उनकी हेल्थ में फ़र्क है, बट मोस्टली उनके पास दोनों की हेल्थ होती है, दोनों के पास स्कोर होते हैं, दोनों के पास नेम होता है, दोनों की भागने की स्पीड होती है। तो मतलब मोस्टली उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है, कुछ उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। तो अगर सिर्फ कुछ ही डिफरेंस है तो मैं दोनों का कोड अलग अलग क्यों लिखूँ? या तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि ज़ॉम्बी इज अ टाइप ऑफ प्लेयर ओनली एंड समुराई इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेयर ओनली, ठीक है। तो क्यों मैं ज़ॉम्बी के लिए दोबारा से एक नई क्लास बनाऊँ, समुराई के लिए दोबारा से एक नई क्लास बनाऊँ, जबकि इनकी मान लो 80% चीज़ें तो सिमिलर ही हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक प्लेयर नाम की क्लास बनाई, मान लो, ठीक है, मैंने एक प्लेयर नाम की क्लास बनाई, उसमें चलो उनका कुछ स्कोर, किल्स, जो कॉमन चीज़ें मैंने लिख ली। अब मैंने एक ज़ॉम्बी नाम की क्लास बनाई और मैंने बोल दिया कि ये ज़ॉम्बी जो है वो इस प्लेयर को इनहेरिट करता है। तो इससे क्या होगा कि प्लेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दोबारा मेरे को कोड नहीं लिखना पड़ेगा। फिर जब मैं समुराई बनाऊंगा, मैं समुराई के अंदर इसको इनहेरिट कर लूँगा, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी समुराई के अंदर आ जाएंगी। मान लो कल को कोई तीसरे टाइप का नया प्लेयर आया तो मैं उसमें इनहेरिट कर लूँगा। तो इनहेरिट से क्या होता है कि मेरे को कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता। अगर मैंने कुछ कोड पहले से ही लिख रखा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मैं किसी नई क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकता हूँ। जस्ट लाइक बायोलॉजी, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलरली क्लासेस भी अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। अभी आप आगे जाके पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास ही पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। फोर्थ हमारा टाइप होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपको डिटेल में जब समझ में आएगा, जब मैं इसके दोनों कंसेप्ट पढ़ा दूंगा। पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, किसी लैंग्वेज, आई डोंट नो विच लैंग्वेज, बट पॉली का मतलब तो मैनी होता है, और मॉर्फ का मतलब फॉर्म होता है, बेसिकली मैनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं कि हम सिमिलर कोड से, सेम कोड से हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी अचीव कर लेते हैं। सेम कोड से डिफरेंट फंक्शनैलिटी हम अचीव कर लेते हैं। कैसे करते हैं आगे बताऊंगा। पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ा सा होल्ड करके रख लो, इसमें उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक, अगर कुछ लोगों ने अगर पढ़ रखा है, इसके अंदर हम एक पढ़ेंगे ओवरलोडिंग और एक पढ़ेंगे ओवरराइडिंग। इनमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, और ना मानो ये क्वेश्चन मेरे से खुद 2 बार इंटरव्यू में पूछा गया, व्हाट इज़ ओवरलोडिंग, व्हाट इज़ ओवरराइडिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में बताऊंगा, एकदम क्लियर करके बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि इंटरव्यूअर को सिखा के आ जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं हम क्लासेस के अंदर। क्लासेस मैंने आपको बेसिक बताया कि हम कुछ डेटा को इनकैप्सुलेट करके एक यूनिट में डाल देते हैं, वो क्लास बन जाती है। क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको, क्लास क्या होती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ज़रूरत क्या है, नॉर्मली तो काम चल रहा था, क्यों कर रहे हैं। तो क्लास मैंने आपको जैसे समझाया, इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक तरह का डेटा टाइप ही है, बस मैंने खुद डिफाइन करके मेरे को जो उसमें चाहिए था वो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है। जैसे मैंने आपको एक प्लेयर नाम की क्लास बताई थी, इसमें मैंने हेल्थ, स्कोर, नेम डाल दिया था। अब इसको हम कोड करके देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे। फिलहाल इस वाले को हटा देते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, क्लास। तो क्लास क्या है मैंने आपको बता दिया, सिंगल यूनिट है, क्लास लिखते हैं, अब आप क्लास बना सकते हो। क्लास का नाम दे दो, मान लो मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट, और फिर करली ब्रैकेट्स लगा दो जैसे आप फंक्शन में लगाते हो, और इसके लास्ट में एक सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। तो ये मेरी क्लास बन गई स्टूडेंट नाम की।
अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ फील्ड्स डालूंगा। इसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, ये एक एम्प्टी क्लास है, बट फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। एम्प्टी क्लास का मैं करूँगा क्या। अब मैं इसके अंदर कुछ कुछ फील्ड्स डालता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं इसके अंदर डालता हूँ एक इंट स्कोर, जिसके अंदर मैं स्कोर स्टोर करूँगा। अभी प्लेयर का क्या स्कोर चल रहा है, तो इसका नाम प्लेयर करना था, ठीक है, प्लेयर। फिर एक हम रखते हैं इंट हेल्थ कितनी है अभी हमारे प्लेयर की, और फिर हम नाम रख लेते हैं। अभी स्ट्रिंग छोड़ो, हम इसमें डाल देते हैं, चलो कैरेक्टर ले लेते हैं, STL अगर नहीं है तो नेम, ठीक है। ये 3 फील्ड्स मैंने रख दी, तो ये मेरी एक क्लास बन गई। तो अब ये क्या है, एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना कि क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो याद रखना, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है भैया, ब्लूप्रिंट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर या ढांचा, कि भैया हमारी चीज़ कुछ कुछ ऐसे दिखेगी। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि अच्छा ऐसा ये फ्लोर होगा, ये वाला फ्लोर ऐसा होगा, यहाँ कैंटीन बनेगी, यहाँ वॉशरूम बनेगा, ऐसे करके एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। कोई भी प्लान होता है तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है बेसिकली, कि उसका कि ये कैसा दिखेगा, एक ओवरऑल एक रफ आइडिया कि ये कैसा होने वाला है। तो सिमिलरली क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। जब मैं क्लास लिखता हूँ, जब मैंने यहाँ लिखा क्लास प्लेयर इंट स्कोर इंट हेल्थ केयर नेम, ये एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का है मतलब कि जब मैं इस प्लेयर डेटा टाइप को, क्योंकि एक डेटा टाइप है, जब मैं इस प्लेयर डेटा टाइप को यूज़ करूँगा तो इसके अंदर मैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ये सब प्रॉपर्टीज़ या ये सब वैल्यूज़ इसके अंदर मैं डालूंगा, ठीक है। अभी ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेमोरी एलोकेशन पढ़ा हो, जब मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक रैम के अंदर जाकर इंट कितनी स्टोरेज लेता है, 8 बाइट स्टोरेज लेता है, वो 8 बाइट जाकर असाइन हो जाती है हमारी मेमोरी के अंदर, और उसके अंदर जाकर 10 स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ क्लास प्लेयर, तो अभी इसको कोई मेमोरी असाइन नहीं हुई है, ठीक है, अभी इसको कोई मेमोरी असाइन नहीं हुई है। अभी ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है कि ऐसा दिखेगा। इसको मेमोरी कब असाइन होगी, जैसे इंट है, इंट का भी तो कहीं ना कोई कोड लिखा होगा ना कि इंट कैसे वर्क करता है, वो कोड लिखा हुआ है C++ की लाइब्रेरीज में। प्लेयर का भी कोड एक लिखा हुआ है जो हमने यहाँ खुद लिखा है। तो जब मैं लिखता हूँ प्लेयर, मान लो हमारा कोई प्लेयर है अमित नाम का, ठीक है, अब जैसे ही मैंने लिखा प्लेयर अमित, तो अब एक प्लेयर बन गया, अब एक मेमोरी ब्लॉक बन गया जिसका हमने नाम क्या दिया अमित, ठीक है। वो कितनी मेमोरी लेगा, जितने इसके अंदर वैल्यूज़ है, जैसे 8 बाइट इसके लिए, 8 बाइट इसके लिए, 20 बाइट इसके लिए, तो वो इस हिसाब से लेगा मेमोरी, ठीक है। लेकिन अब ये अमित क्या है, जैसे मैं इंट a लिखता हूँ तो ये एक वेरिएबल बनता है, ठीक है, ये वेरिएबल बना और इस वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर हो गया। वेरिएबल कहाँ बनता है, रैम के अंदर या हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है। मेमोरी लोकेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं भी तो रफ आइडिया में दे दे रहा हूँ। बट जब मैं लिखता हूँ प्लेयर अमित, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक वेरिएबल है, बट वेरिएबल विल नॉट बी द करेक्ट वर्ड फॉर दिस। एक्चुअली में ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। क्लास हमको समझ में आ गया कि भैया क्लास हमने बनाई, ठीक है, क्लास से एक हमारी सिंगल यूनिट बन जाती है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्यों बनाते हैं वो आगे आपको और क्लियर होता जाएगा, फिलहाल बस समझ लो कि ठीक है कुछ कुछ यूजेस हैं। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस मतलब कि उसकी एक परछाई है, उसका एक एग्जीक्यूशन है, ठीक है। कि क्लास जो था वो तो बस खाली ब्लूप्रिंट था कि भाई क्लास अगर बनेगी तो ऐसी ऐसी बनेगी, अगर बनेगी तो ऐसी बनेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली कि जो हमने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। जैसे मैं मान लो प्लेयर हर्ष बनाता हूँ, तो ये तो उसका खाली ब्लूप्रिंट है, खाली उसका ढांचा है कि भैया जो हमारा प्लेयर नाम का जो डेटा टाइप है, अगर मैं उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके अंदर ये सब फील्ड्स होंगी, हेल्थ होगी, स्कोर होगा, नेम होगा, ठीक है। जब मैं सिर्फ क्लास लिख देता हूँ वो सिर्फ ब्लूप्रिंट है, ये बनी नहीं है क्लास, ये बस उसकी डेफिनेशन है कि भाई क्लास ऐसी दिखेगी। क्लास बनती कब है, जब मैं उसको ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जैसे नॉर्मल हम एक वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है प्लेयर हर्ष, ठीक है। अब ऑफिस कोड पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया था प्लेयर अमित। अब जैसे मैं इंट को वैल्यू दे सकता हूँ 10, क्या मैं अमित को 10 वैल्यू दे सकता हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई अमित कोई इंट थोड़ी है, इंट के अंदर नंबर जाता है। क्या मैं इंट के अंदर ऐसे करके कोई स्ट्रिंग दे सकता हूँ कि मैंने डाल दिया ABC, ये गलत होगा क्योंकि इंट जो है वो स्ट्रिंग स्टोर नहीं करता है। सिमिलरली जो प्लेयर जो है वो नंबर स्टोर नहीं करता है, प्लेयर को क्या चाहिए, उसको एक सिमिलरली प्लेयर जो है वो इंटीजर या नंबर स्टोर नहीं कर सकता है। प्लेयर जो है वो प्लेयर टाइप का ही वेरिएबल स्टोर करेगा, प्लेयर टाइप का ही डेटा टाइप स्टोर करेगा। और प्लेयर टाइप का डेटा टाइप कैसा दिखता है, जिसके अंदर 2 इंट होंगे और एक कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी।
तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ वो भी देख लेते हैं। तो मान लो मैंने एक प्लेयर अमित बनाया और फिलहाल मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐड करूँगा। अभी आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं आपको बता दूंगा किस लिए करा है मैंने वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बनाया प्लेयर अमित। अब क्या होगा यहाँ पर, अब अगर मैं लिखता हूँ अमित डॉट, तो मैं इसके अंदर जो मैंने ये वेरिएबल्स डिफाइन किए थे इनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो प्लेयर अमित है, अभी मेरे को इसका स्कोर सेट करना है। मैंने लिखा अमित डॉट स्कोर इज इक्वल्स टू लेट्स से 90। फिर मैं लिखता हूँ अमित डॉट हेल्थ, अभी मान लेते हैं कि हमारी हेल्थ जो है 100 है, ठीक है। और अमित का जो हमारा नेम है वो भी मैं इसे नेम कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मैंने ये सब सेट कर दिए, ठीक है। ये मैंने स्कोर सेट कर दिया, ये मैंने हेल्थ सेट कर दिया। बेसिकली मैंने क्या करा, जब मैं अमित डॉट स्कोर लिखता हूँ तो ये जो मेरा प्लेयर अमित है, अब ये खाली ब्लूप्रिंट नहीं है, अब ये एक हमारा एक वेरिएबल बन चुका है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा वो क्लास बताएगी, क्लास क्योंकि ब्लूप्रिंट है, क्लास बताएगी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या। ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्कोर होगा, एक हेल्थ होगा, एक नेम होगा। तो मैंने लिखा अमित डॉट स्कोर इज इक्वल्स टू 90, अमित डॉट हेल्थ इज इक्वल्स टू 100, अमित डॉट नेम मैंने कुछ भी डाल लो, यहाँ पर अमित डाल दिया, ठीक है। अब मैं एक बार इसको चला के देखता हूँ, ठीक है। मान लो मैं सी आउट करके देखता हूँ अमित डॉट नेम, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अभी मैंने कुछ सेट नहीं किया, बेसिकली खाली आना चाहिए। और मैं बाकी दोनों चीज़ें भी यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं अमित डॉट स्कोर और अमित डॉट हेल्थ। अब मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट यहाँ पर आएगा। ओके, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या रीज़न है इसका। बेसिकली होता क्या है कि आप क्लास के अंदर पहले से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया क्लास जो है वो आपकी सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। क्लास एक्चुअली इंप्लीमेंट जब होती है जब उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, तो आप उसको पहले से कोई वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट स्कोर और हेल्थ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो आउटपुट आ गया 90 और 100। तो यहाँ पर हुआ क्या, अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में समझते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे ही मैंने लिखा क्लास प्लेयर मैंने बनाया, एक ब्लूप्रिंट बन गया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया कि एक प्लेयर नाम का एक हमारा एक डेटा टाइप है जिसके अंदर एक स्कोर रहेगा, एक हेल्थ रहेगा। पब्लिक मैंने क्यों लगाया आगे समझा दूंगा। बेसिकली पब्लिक इसलिए लगाया कि मैं उसको बाहर से एक्सेस कर पाऊँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट से ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, सारा खेल वहीं पर है। हर क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी आप उससे काम कर पाओगे, वरना क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, सिर्फ एक स्केलेटन है कि भैया ऐसा ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है वो क्लास में लिखा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्कोर है, एक हेल्थ है। उसको मुझे अगर एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, डॉट लगाकर अमित डॉट स्कोर मैं लिखता हूँ तो मैं स्कोर को एक्सेस कर पाऊंगा। और मैंने कर दिया 90, मैं लिखता हूँ अमित डॉट हेल्थ, उसको मैंने 100 कर दिया तो वो हमारा 100 सेट हो जाएगा। एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, मान लो मेरे पास एक नया प्लेयर आ गया, मान लो मैंने प्लेयर हर्ष बना लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर हर्ष का स्कोर भी सेट कर सकता हूँ। मान लो हर्ष का स्कोर है 100, मान लेते हैं हर्ष की हेल्थ है अभी 20। और अगर मैं इन दोनों को भी प्रिंट कराना चाहूँ तो आप देखोगे तो ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारी आ जाएंगी। यहाँ पर अब आप देखोगे मैंने इसको रन किया तो वैल्यू आ गई 100 और 20। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं यहाँ पर बेसिकली रियल लाइफ प्रोग्रामिंग कर पाया कोड के अंदर। यहाँ पर मैं एक्चुअली समझ पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक अमित नाम का प्लेयर है जिसका कुछ स्कोर है, जिसका कुछ हेल्थ है। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैंने बड़ी बड़ी एरे बनाई थी तो उसके अंदर समझना मुश्किल था। अच्छा, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है तो फर्स्ट इंडेक्स पे इसका स्कोर ये है, इसकी हेल्थ ये है। बट अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रियल वर्ल्ड एंटिटी बना दी। एक्चुअल मैंने एक प्लेयर बना दिया, यहाँ पर मैंने एक दूसरा प्लेयर बना दिया। तो आप समझ पा रहे हो क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे हमें उससे हेल्प मिलती है। तो ये तो हमने देख लिया कि क्लासेस हमारी कैसे बनती हैं और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में क्या है, उससे हमें क्या हेल्प मिली। अब हम समझते हैं कि इसकी एक्चुअल में ज़रूरत क्या पड़ी। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ रियल लाइफ प्रोग्रामिंग कर पा रहा हूँ। अभी तो जैसे हमने स्कोर और हेल्थ ऐड किया, इसके अंदर हम और बहुत सारे इसके अंदर हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। एक प्लेयर का सिर्फ स्कोर और हेल्थ नहीं होता, उसके जैसे मैंने बताया कुछ क्रेडिट्स हैं, उसका मैक्स स्कोर कितना है, अभी उसके पास कौन कौन से वेपन है, कितनी एमओ है, वो सब हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये बेसिकली हमारे एक बस एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बन गया, एक क्लास एंटिटी बन गया है। अब इसी से हम समझते हैं हमने कैसे ऊप्स को इम्प्लीमेंट किया क्लास की मदद से। ऊप्स के मैंने 4 कंसेप्ट आपको बताए थे। पहला था डेटा एब्स्ट्रैक्शन,
अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था भाई, जो जरूरी चीज़ है सिर्फ वो दिखाओ, जो काम की चीज़ नहीं है यूज़र के, जो आपको छुपा के रखनी है, जो सिक्योर चीज़ें उसको आप छुपा लो। वो हम क्लास से कैसे अचीव कर पाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा यहाँ पर मैंने एक पब्लिक लगाया था, ठीक है, पब्लिक मैंने यहाँ पर एक लगाया था कि इसको मैं बाहर से एक्सेस कर पाऊँ। एक हमारा कंसेप्ट होता है क्लासेस के अंदर जिसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इसको ध्यान से समझना, व्हाट इज़ एक्सेस मॉडिफायर। नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, एक्सेस मॉडिफाई करने वाला। एक्सेस मतलब उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई करना मतलब कि मॉडिफाई करना, बेसिकली कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या क्या टाइप की एक्सेस हो सकती हैं? अगर मैं जनरली स्पीक करूँ तो एक एक्सेस हो गई कि उसको पब्लिक एक्सेस कर पाए, कि मतलब ये एक ऐसा डेटा है जिसको कोई भी एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे मैं जाता हूँ तो इंस्टाग्राम पे कोई प्रोफाइल है, पब्लिक प्रोफाइल, तो उसकी एक्सेस पब्लिक है। फिर कुछ प्राइवेट प्रोफाइल होती हैं जिनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलरली क्लास के अंदर भी मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्लास के अंदर जो मैंने वैल्यूज़ दी हैं, या फिर जिनको मैं ऑल्सो क्या बोलता हूँ मैं इनको, डेटा मेम्बर्स, ठीक है, ये नाम याद रखना, ये डेटा मेम्बर्स होते हैं। जो क्लास के अंदर मेरे डेटा मेम्बर्स हैं इनको मैं तो पब्लिक रख सकता हूँ, मैं इनको प्राइवेट भी रख सकता हूँ, मैं इनको प्रोटेक्टेड भी रख सकता हूँ, ठीक है। मेरे 3 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, फटाफट इनको याद रख लो, लिख लो, ये याद रहने चाहिए, बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ भी होंगे आगे। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक थोड़ा थोड़ा नाम से क्लियर होगा, प्रोटेक्टेड आपको आगे समझ में आएगा। पब्लिक बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको मान लो प्राइवेट कर देता हूँ ना तो मेरा कोड चलना बंद हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, स्कोर इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ प्लेयर, ठीक है। तो जब मैं लिखता हूँ अमित डॉट स्कोर, यहाँ पर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया अमित नाम का जिसके पास स्कोर है, हेल्थ है। मैं जब अमित डॉट स्कोर लिख रहा हूँ तो मैं उस स्कोर वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको वहाँ प्राइवेट कर दिया है। तो मैं बाहर से कर रहा हूँ क्योंकि क्लास के अंदर नहीं है, ये क्लास के बाहर बात आ गई है। मैं इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये प्राइवेट था। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, अब प्लेयर की कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मान लो मेरे को बाकी प्लेयर्स को नहीं दिखानी। फॉर एग्जांपल जो प्लेयर की हेल्थ है वो मेरे को छुपा के रखनी होती है, राइट। प्लेयर की जो हेल्थ है वो बाकी प्लेयर को डायरेक्टली नहीं दिखनी चाहिए, फिर तो नाइंसाफ़ी होगी, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। स्कोर दिखना चाहिए, ठीक है, स्कोर को मैंने पब्लिक कर दिया, ठीक है। नेम, मान लो मैं नेम दिखाना चाहता हूँ, मैंने नेम को पब्लिक कर दिया। तो ऐसे कर करके मैंने क्या करा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को बाहर नहीं दिखानी तो मैं उनको प्राइवेट कर देता हूँ। कुछ समझ आ रहा है? एब्स्ट्रैक्शन, जो चीज़ बाहर नहीं दिखानी उसको मैंने छुपा लिया, उसको मैंने प्राइवेट कर लिया। कैसे किया? एक्सेस मॉडिफायर की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरा, इसको भी हटा देते हैं चलो, तो मेरा यहाँ पर स्कोर एक्सेस हो जाएगा, लेकिन हेल्थ को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ अभी एक प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। मेंबर क्या, डेटा मेंबर मैंने आपको बताया, क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं उनको हम डेटा मेंबर बुलाते हैं। तो प्राइवेट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर पाया। ये भी आपको लग रहा होगा कि ठीक है कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचो तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन अगर गेम के एग्जाम्पल हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लो, तो मोस्टली केसेस में आपके पास ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको छुपा के रखनी है, जो आप चाहते हो जो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, तो आप उनको प्राइवेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे को प्लेयर की हेल्थ है, मान लो गेम खेल रहा है, आपको सब प्लेयर्स की हेल्थ दिख रही है, तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। तो फिर वो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया कि उसको कोई और ना देख पाए, उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर ली क्लासेस की मदद से। कैसे करी? एक्सेस मॉडिफायर्स की मदद से। एक हमारा एक्सेस मॉडिफायर रह गया जिसका नाम है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हम आगे पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम प्रोटेक्टेड को तब पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर भी हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे बाहर से हम एक्सेस सिर्फ पब्लिक में कर पाते हैं, पब्लिक के केस में बाहर से एक्सेस कर लेते हैं, प्राइवेट के केस में तो नहीं कर सकते, नाम ही बताता है प्राइवेट। प्रोटेक्टेड के केस में भी हम उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको इनहेरिट जरूर कर सकते हैं, वो आगे समझेंगे। सेकंड हमारा क्या कंसेप्ट है? डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन क्या हम यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए ही तो हमारी क्लास है। हमारे डेटा इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है कि सारे डेटा को एक सिंगल यूनिट में हमने बंद कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा को एक सिंगल यूनिट के अंदर डाल दे रहे हैं जिसका नाम था प्लेयर। एक क्लास मैंने बनाई और डेटा को मैंने उसके अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया। तो यहाँ पर मैं डेटा इनकैप्सुलेशन भी अचीव कर पाया क्लासेस की मदद से। तो यहाँ पर ये आंसर है कि क्लास क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक करके समझा रहा हूँ मैं क्लास की क्या ज़रूरत है। इनकैप्सुलेशन से क्या अचीव होता है, अभी हमने एरे वाला अप्रोच देखा था, वो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कि अगर मेरे को 100 लोगों का डेटा स्टोर करना है तो या तो मैं लंबी लंबी एरेज बनाऊँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक
मैं यूनिट बना लेता हूँ, अपने नाम का एक यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं वो डेटा स्टोर कर लूँगा, इनकैप्सुलेट कर लूँगा, तो वो रियल लाइफ प्रोग्रामिंग मेरे को वहाँ पर ज़्यादा दिखेगी। मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा रियल लाइफ एप्लीकेशन में और मेरे कोड में, वो दोनों चीज़ें मैच करेंगी। एरे के अंदर मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाऊँगा कि कौन सी पोजीशन पे क्या स्टोर हो रहा है, नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे क्या है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनको अपन बाद में करेंगे क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा हमें क्लास को और अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस से बात के लिए रखूंगा। सिमिलरली पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमारा थोड़ा सा फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन क्लास को हमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक को करेंगे। बट क्लासेस से हम ये दोनों भी अचीव कर पाते हैं। तो क्लासेस से बेसिकली ये जो चारों हैं, जो हमारे क्या थे, ऊप्स कंसेप्ट थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो हमारे कंसेप्ट थे, इनको हम अचीव कर पाते हैं क्लासेस की मदद से। तो क्लासेस बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे क्या हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। रियल लाइफ यूसेज इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ प्रोसीजर पे फोकस नहीं रख सकते। वो कोड कितना ज़्यादा रीयूजेबल है, कितना एक्सटेंडेबल है, कितना इनहेरिट आप उसको कर सकते हो, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो फटाफट से वाला एग्जांपल दोबारा समझते हैं। मैंने आपको ये बताया था, एक एरे अप्रोच है, एक क्लास अप्रोच है। अगेन वही एग्जांपल कि मेरे पास 100 प्लेयर हैं। अब मैं इसको आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। फिलहाल प्राइवेट हमने समझ लिया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अगेन मेरे पास 100 प्लेयर हैं, ठीक है। 100 प्लेयर्स का मेरे को डेटा स्टोर करना है। पहला तरीका क्या है, मान लेते हैं अभी स्कोर और हेल्थ है खाली, मैं एक एरे बनाऊँ स्कोर नाम की, ठीक है, और उसके अंदर इसके अंदर ऐसे करके 100 डेटा ऐड करता जाऊँ। सेकंड मेरे पास अप्रोच क्या है, और क्या है कि मैं इसके अंदर एक हेल्थ नाम की एरे बनाऊँ, उसके अंदर मैं 100 डेटा ऐड करता जाऊँ। उससे बढ़िया अप्रोच क्या निकली थी, क्योंकि अभी तो चलो 2 डेटा है, कल को इसके अंदर 20 डेटा हो गए तो क्या मैं 20 एरे बनाता रहूँगा, वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ इससे बढ़िया, इसको इनकैप्सुलेट करा, एक प्लेयर नाम की क्लास बनाई, डायरेक्ट मैंने प्लेयर बनाया, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को प्लेयर बनाने, एक और प्लेयर इसके अंदर ऐड कर दिया। मान लो प्लेयर कोई लड़की है, ठीक है, उसके हमने स्कोर डाल दिया यहाँ पे, वहाँ पर हमने हेल्थ डाल दिया। तो इससे क्या हो रहा है, अब मेरे को एरे वाला झंझट नहीं पालना पड़ रहा, मेरे को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा 3 प्लेयर है, तीनों का ये स्कोर है, तीनों की ये हेल्थ है। और मैं क्या कर सकता हूँ, एक बढ़िया और चीज़ क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा प्लेयर की एरे बना सकता हूँ 10 प्लेयर, और इसके अंदर मैं धीरे धीरे करके ऐड कर सकता हूँ कि मैंने मान लो एक अमित नाम का प्लेयर बनाया, और जो मेरी प्लेयर की जो एरे थी उसके 0th पोजीशन पे मैंने अमित को रख दिया। मैंने उसकी 2nd पोजीशन पे हर्ष को रख दिया। तो आप मेरे को बताओ कौन सा वाला कोड ज़्यादा रीडेबल है। पहला वाला कि मैं मल्टीपल एरेज बनाऊँ, फिलहाल तो 2 फील्ड है, अगर मैं इसके अंदर 20 फील्ड ऐड कर दूँ तो मेरे को यहाँ पर 20 एरे बनानी पड़ेंगी। या फिर मैं सीधा के सीधा क्या करूँ, इनकैप्सुलेट करके एक क्लास बनाऊँ और बस उसकी एक सिंगल एरे बनानी पड़ेगी मेरे को। फिर जैसे जैसे मेरे प्लेयर आते जाएंगे, प्लेयर्स को मैं डालता जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि एक क्लास बनाने से क्या फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ क्या हो पा रही है, यहाँ पर मेरा कोड बहुत ज़्यादा रीडेबल बन पा रहा है। अगर ऐसा कोई बंदा जो जस्ट एक बिगिनर है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो भी इसको पढ़ के समझ पाएगा, अच्छा यहाँ पर एक प्लेयर है अमित नाम का, उसके अंदर कुछ कुछ हमने स्कोर डाला हुआ है। तो ये रियल लाइफ प्रोग्रामिंग से बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा है, तो इसलिए हम क्लासेस का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लास के साथ हम खेलना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं क्लास वेरिएबल्स। मैंने आपको मोस्टली बता ही दिया है क्लास वेरिएबल्स, बट यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक चीज़ होती है हमारी क्या, डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स क्या है, क्लास के अंदर मेरे जो भी वेरिएबल्स हैं उन सबको हम डेटा मेंबर्स बुलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर हमारा स्कोर और हेल्थ क्या है, ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं, क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं। इनको हम वेरिएबल्स भी बुला सकते हो, क्लास वेरिएबल, डेटा मेंबर, कुछ भी बुला सकते हो। एक सेकंड चीज़ भी होती है जिसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। अब यहाँ पर आपको क्लास की पावर का अंदाज़ा लगेगा। मेंबर फंक्शंस, ये क्या होता है, ये क्लास के अंदर वाले फंक्शंस होते हैं। क्लास के अंदर वाले फंक्शंस मतलब क्या है भाई, क्लास के अंदर तो अभी तो हमने वैल्यूज डाली थी, अब हम क्लास के अंदर फंक्शन भी डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं भाई, देखो मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void show health, जिसका काम क्या है, हेल्थ दिखाना, ठीक है। वो ऐसे करके दिखा देगा हेल्थ इज, ये मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या है, मेंबर फंक्शन है, इस क्लास का फंक्शन है।
बट अगेन ये फंक्शन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ब्लूप्रिंट है, ये भी क्लास के अंदर है। ये एक्चुअल में यूज़ में कब आएगा, जब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो लेट्स से अभी मैं बाकी के प्लेयर्स हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको अपन, ठीक है। लेट्स कम बैक टू ओनली वन प्लेयर, अमित, ठीक है। मैंने लिखा अमित, प्लेयर बनाया, स्कोर और हेल्थ उसकी ऐड कर दिया। अब जैसे मैं डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहा था अमित डॉट करके, मैं यहाँ पर मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता हूँ। अमित डॉट डॉट शो हेल्थ फंक्शन को हम ऐसे ही कॉल करते थे ना। मान लो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन बनाता वॉइड ABC, ठीक है, फिर उसको मैं अंदर जाके ABC करके कॉल कर पाता, यहाँ पर ABC और ब्रैकेट्स देके ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये क्लास का फंक्शन है। कौन सी क्लास का, प्लेयर क्लास का। लेकिन क्लास तो खाली ब्लूप्रिंट होता है, फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, अमित के थ्रू। तो इसको अगर मैं भी हटा दूँ, तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखना यहाँ पर क्या होगा। व्हाट इज इट शोइंग, ओके, ये हमें नीचे डालना पड़ेगा। सो इट्स नाउ शोइंग हेल्थ इज़ 100, हेल्थ इज़ 100। यहाँ पर मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के एक फंक्शन को कॉल किया जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ था। तो अब क्लास की पावर समझ पा रहे हो, मैं क्लास के अंदर कुछ वैल्यूज़ भी डाल सकता हूँ और अपनी मर्जी के फंक्शंस भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया शो हेल्थ, तो आप इसको प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो। अगर मान लो मेरे को प्लेयर की हेल्थ जहाँ पर मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मैं वहाँ पर इस वाले फंक्शन को यूज़ करूँगा हेल्थ दिखाने के लिए। फिर मान लो मेरे को स्कोर दिखाना है, तो मैंने बनाया वॉइड शो स्कोर, तो ये मान लो ऐसे करके दिखा रहा है स्कोर। और अब मैं यहाँ पर अगर इसको कॉल करूँ, सिमिलरली डॉट करके कॉल करूँगा क्योंकि मेंबर है ये, ब्रैकेट लगाया क्योंकि फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इधर इंडल लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ गया हेल्थ इज़ 100, स्कोर इज़ 90। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूसेज समझ पा रहे हो। अगर मेरे को स्क्रीन के अंदर, अगर जब मैं लिटरली गेम खेल रहा होता हूँ, वहाँ पर मेरे को स्कोर और हेल्थ दिख रही होती है, वो मैं इन फंक्शंस की हेल्प से निकाल सकता हूँ वो डेटा। और ये तो बहुत छोटा एग्जांपल हो गया। अब मान लो बहुत यहाँ पर 20-25 फील्ड है और आपको कुछ कैलकुलेट कर दिखाना है, या फिर बेसिकली और इसका बड़ी एग्जांपल अगर लें, मैं यहाँ पर एक क्लास बना दूँ कैलकुलेटर नाम की, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर क्या होगा, कैलकुलेटर के अंदर क्या लेते हैं हम, 2 इंट लेते हैं, इंट A इंट B, और फिर मैं कुछ फंक्शंस बना दूँ। जैसे मैंने बना दिया ऐड, ऐड क्या करेगा, A+B प्रिंट कर देगा, A+B। सबट्रैक्ट क्या करेगा, A-B प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो। मैंने एक कैलकुलेटर को कोड के फॉर्म में लिख दिया और वो कितना ज़्यादा रीडेबल है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ cout A-B। जस्ट यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पब्लिक करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से एक्सेस करना है। अब यहाँ पर मैं गया, अब कैलकुलेटर तो क्लास है, मान लो मैंने एक कैलकुलेटर बनाया कैल्सी नाम का, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया कैल्सी में। अब मेरे को 2 वैल्यू देनी है, मैंने दिया कैल्सी डॉट A इक्वल्स टू 10, कैल्सी डॉट B इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कैल्सी डॉट ऐड, ये क्या करेगा, इस सबको भी हटा देते हैं, इस सबको हटा देते हैं अभी के लिए। ये क्या करेगा, ऐड करके मेरे को वैल्यू दे देगा, 17 आ गया, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। अगर मैं लिखता हूँ कैल्सी डॉट सबट्रैक्ट, तो क्या होगा, सेकंड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस 3 दिखा रहा है, मुझे इधर एंडल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 17 और 3। तो एक और हमने प्रैक्टिकल यूज़ देख लिया, और ये बहुत छोटे छोटे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ। बट जब हम बहुत बड़े स्केल में बात करेंगे तो यहाँ पर ये फंक्शंस कुछ कॉम्प्लेक्स काम करके दे रहे होंगे, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करके दे रहे होंगे, कुछ आपको वैल्यूज़ निकाल कर दे रहे होंगे, और इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर ये काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो ये है, ये क्या है, मैंने आपको बताया था, ये मेंबर फंक्शन है। तो मेंबर फंक्शन जो है वो ये क्या होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं। नाम याद रखना, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो आपके मेंबर फंक्शन जो है वो डेटा मेंबर्स को ईजिली एक्सेस कर पाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये तो क्लास के लोग हैं, अब इनको कुछ पब्लिक प्राइवेट थोड़ी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट तो बाहर की दुनिया के लिए होगा ना, ये तो क्लास के लोग हैं, घर के लोग हैं, ये तो कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। ये A B इनको कुछ पब्लिक प्राइवेट नहीं चाहिए। अगर आप इसको प्राइवेट भी कर दोगे ना, लेट्स से मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेट तो नहीं कर पाऊँगा,
ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों फंक्शन को बुला पाऊंगा। ऑल्दो भी मैंने सेट नहीं किया तो कुछ रैंडम वैल्यू आ जाएंगी, लेट्स सी। हाँ, फंक्शंस को मैं पब्लिक कर देता हूँ क्योंकि फंक्शन को मुझे बाहर से बुलाना है। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया, फंक्शंस को पब्लिक कर दिया। तो मैं फंक्शंस को एक्सेस कर पा रहा हूँ और फंक्शंस वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। वेरिएबल्स प्राइवेट थे लेकिन मैंने उनको पब्लिक फंक्शंस के थ्रू एक्सेस कर लिया। इसको और डिटेल में समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आप डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है दोनों क्या होते हैं। टर्मिनोलॉजी याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि भाई डेटा मेंबर क्या होता है, कुछ नहीं है। क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाए वो डेटा मेंबर है, क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाए वो मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन वाला पार्ट समझ लिया, क्लास के अंदर कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। इनिशियलाइजेशन बेसिकली क्या है कि इनिशियलाइजेशन मतलब होता है कुछ इनिशियल वैल्यूज़ देना, ठीक है। तो आप जाकर यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ दे सकते हो, कुछ मान लो 100, 50, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उनकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन के आ जाएगी। और जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो हम कभी भी ऐसे वेरिएबल्स के थ्रू नहीं करते, उसको हम करते हैं कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। किसी ने अगर कंस्ट्रक्टर पढ़ रखे हैं तो वो समझ जाएगा यहाँ पर क्या बात हो रही है, बट अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो इसको होल्ड करो। कंस्ट्रक्टर वाले टाइम पे हम अच्छे से समझेंगे इनिशियलाइजेशन कैसे करना होता है क्लास के अंदर हमें। एक्सेसिंग वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक क्या है, बाहर से कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट क्या है, बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड क्या है, बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता लेकिन हाँ इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप अभी आप क्लास और ऑब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से समझ पाए होगे। एक्सेस स्पेसिफायर हम पढ़ चुके हैं तो मैं इसको भी स्किप करता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं गेटर और सेटर पे ऊपर। गेटर सेटर क्या है, यहाँ पर क्या है कि सिर्फ टर्मिनोलॉजी आपकी थोड़ी अलग है, चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। वापस चलते हैं अपने इस क्लास के ऊपर, प्लेयर के ऊपर, ठीक है। इसको भी हम हटा देता हूँ, अपन स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। तो बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ होती है कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके। उसमें से एक स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब भी आप एक क्लास बनाओ ना तो उस क्लास को हमेशा एब्स्ट्रैक्टेड रखो, उसकी सारी चीज़ों को प्राइवेट रखो, सिर्फ उसके फंक्शंस को पब्लिक रखो, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो उसके डेटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट रखो, आप फंक्शंस को पब्लिक रखो। तो आप कहोगे अरे अगर इसके सारे डेटा मेंबर हमने प्राइवेट कर दिए तो फिर हम इनकी वैल्यूज़ को कैसे छेड़ पाएंगे, फिर तो हम इसके स्कोर और हेल्थ को टच ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर किस काम की क्लास रही। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। तो वहीं पर हमारा आंसर आ जाता है कि हमने मेथड्स को क्यों पब्लिक रखा हुआ है, मेथड्स यानी फंक्शंस को हमने क्यों पब्लिक रखा हुआ है। फंक्शंस को हमने पब्लिक रखा हुआ है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जब मैंने इनको प्राइवेट कर दिया था और फंक्शंस को पब्लिक कर दिया था, फंक्शंस फिर भी इनको एक्सेस कर पा रहे थे क्योंकि फंक्शन तो क्लास के ही है, घर के लोग हैं, इनको क्या प्राइवेट पब्लिक से फ़र्क पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैं यहाँ पर पहले डॉट स्कोर करके डॉट हेल्थ करके सेट कर रहा था, अब मैं ये नहीं करूँगा। दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस। ये क्या है, ये सिक्योरिटी इशू है। इससे क्या होगा मैं आपको भी समझाता हूँ। पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं, हम करेंगे क्या। हम डायरेक्टली कभी भी एक्सेस नहीं करेंगे, प्लेयर डॉट स्कोर, प्लेयर डॉट हेल्थ कभी डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम मेरे को इसको वैल्यू सेट करनी है तो मैं यूज़ करूँगा सेटर का। सेटर बेसिकली नाम से पता चल रहा है वैल्यू सेट करने के लिए। तो मैं एक सेट फंक्शन बनाऊँगा, लेट्स से सेट स्कोर, और एक फंक्शन बनाऊँगा सेट हेल्थ। इन दोनों का काम क्या होगा, इन दोनों का काम होगा इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करना। वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली एक पैरामीटर लेंगे। तो यहाँ पर इंट स्कोर ले लेता हूँ, चलो इंट एस ले लेता हूँ, और एक यहाँ पर मैं इंट एच ले लेता हूँ। अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई जो स्कोर है उसके अंदर ये एस डाल दो। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, जो हेल्थ है इसके अंदर मेरा एच डाल दो, ठीक है। इन दोनों को हटाते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो ज़रा, मैंने यहाँ पर एक प्लेयर बनाया हर्ष नाम का। अगर मैं लिखता हूँ हर्ष डॉट स्कोर इज इक्वल्स टू 10, तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्राइवेट है, ऑब्वियसली एरर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हर्ष डॉट स्कोर इज इक्वल्स टू 10, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, एरर आएगा क्योंकि प्राइवेट है। तो मैंने क्या सोल्यूशन निकाला कि मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं करूँगा, मैं पब्लिक मेथड्स की यूज़ करूँगा, पब्लिक फंक्शंस को यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या बोला, हर्ष डॉट सेट स्कोर, ठीक है। और सेट स्कोर जो है एक पैरामीटर लेता है, मैंने उसमें दे दिया 10 और इसको बंद कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या करेगा, सेट स्कोर को कॉल करेगा, 10 पैरामीटर लेगा और स्कोर को 10 सेट कर देगा। ये कैसे पता चलेगा, प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं 10 सेट हुआ कि नहीं। अगर मैं लिखता हूँ सी आउट हर्ष डॉट स्कोर, अगेन सेम दिक्कत, ये तो प्राइवेट है, मैं कैसे एक्सेस करूँ। तो जैसे वैल्यू सेट करने के लिए मैंने सेटर यूज़ किया था, अब मैं वैल्यू गेट करने के लिए गेटर यूज़ करूँगा। यहाँ पर गेटर सेटर कुछ अलग से नहीं है, ये बेसिकली फंक्शन ही है, इनका मैंने नाम बस दे दिया है। तो मैंने वो डाल दिया गेट स्कोर। ये क्या करेगा भाई, ये मेरे को
या इससे बेटर मेथड क्या होता है कि मैं यहाँ से सीधा इसको रिटर्न कर रहा हूँ, इसको इंट दे दूँ और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँ स्कोर। सिमिलरली मैं एक फंक्शन बनाऊँ इंट गेट हेल्थ नाम का, जिसके अंदर मैं क्या रिटर्न करा दूँगा, रिटर्न हेल्थ। ठीक है, तो अब क्योंकि प्राइवेट से डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसे करके मैं क्या करूँगा, डॉट गेट हेल्थ कर दूँगा या गेट स्कोर कर दूँगा। तो अब देखो गेट स्कोर मुझे 10 ला के दे रहा है कि नहीं, 10 ला कर दे दिया इसने मेरे को। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ डॉट सेट हेल्थ। सेट हेल्थ में मैंने जाके कर दिया 50, और अगर मैं यहाँ करता हूँ सी आउट गेट हेल्थ, तो ये मुझे 50 ला कर दे देना चाहिए, और यहाँ पर एंडर लगा देता हूँ पहले ही। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे 10 और 50 मिल गया। तो यहाँ पर मैंने क्या डिफरेंट किया, सिमिलर चीज़ ये हो रही है, पहले मैं डायरेक्ट कर रहा था डॉट स्कोर डॉट हेल्थ करके, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है कि जो आपके डेटा मेंबर्स हैं भाई उनको प्राइवेट रखो। इट्स नॉट सेफ कि आपके जो वैल्यूज़ हैं आप उनको पब्लिक रखो, तो कोई भी छेड़ लेगा उनको, जिसको भी थोड़ा बहुत कोड से छेड़खानी करनी आती होगी वो डायरेक्टली उनको एक्सेस कर लेगा। तो आप बोलोगे कि फिर तो ऐसे यहाँ से भी हो जाएगा, फंक्शन से भी हो सकता है। वो तो फंक्शन तो एट द एंड हमारे पब्लिक ही हैं, बट फंक्शंस को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मान लो सेट स्कोर के ऊपर मैं यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लगा दूँ कि स्कोर सेट किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लगा दूँ सिमिलरली हेल्थ चेंज करी जा रही है, तो इससे क्या होगा, जा रहा है, इससे क्या होगा। अब मान लो पहले इशू क्या था, अगर ये पब्लिक होता तो कोई भी फिर स्कोर और हेल्थ चेंज कर पाता। अब मान लो पबजी के अंदर कोई हैकर आ गया और क्योंकि हेल्थ जो हमारी पब्लिक फील्ड थी उसने उसको कुछ करके सेट कर दिया 1000 पे, ठीक है, उसको 1000 पे सेट कर दिया हेल्थ को, और अब समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि इसकी हेल्थ 1000 कैसे हो जा रही है, 1000 कैसे हो जा रही है। बट अब मैंने क्या किया, इसका मैंने प्राइवेट कर दिया, अब उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इवन दो अगर वो हैक करना चाहता है तो हेल्थ सेट करने के लिए उसे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और जैसे ही वो इस फंक्शन को कॉल करेगा तो मेरे को एक सी आउट स्टेटमेंट भी मिल जाएगी। तो अब कल को मान लो कोई आके मेरे को रिपोर्ट करता है कि भाई एक हैकर है, कोई वो हेल्थ वेल्थ छेड़ दे रहा है, और अगर मैं जाके देखना स्टार्ट करता हूँ कि हमारे सिस्टम में कहाँ दिक्कत है, तो मैं देखूँगा कि वहाँ पर कहीं पर ये सी आउट हो रहा है, तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा अच्छा कोई यहाँ पर हेल्थ चेंज कर रहा है। इसको बेसिकली हम लॉगिंग बोलते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओगे कि जब भी आपका कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो वहाँ पर आप एक लॉग लगा सकते हो कि अच्छा ये फंक्शन कॉल हुआ था, ये फंक्शन इस टाइम पे कॉल हुआ था। यहाँ पर आप टाइम स्टैम्प भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हो इस फंक्शन को किसने कॉल किया, वो आप डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हो। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी चीज़ आ गई। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली वेरिएबल को ना कॉल करके फंक्शंस के थ्रू कर रहा हूँ, क्यों, ताकि मैं उसको ट्रैक भी कर पाऊँ। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है कि भाई वेरिएबल्स को ऐसे खुला मत छोड़ो, अनसेफ है, कोई भी छेड़खानी कर देगा, कैसी प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, तो फिर इजीली भी आपका हैकेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गेटर और सेटर का यूज़ करेंगे। गेटर सेटर कुछ खास नहीं है, फंक्शंस है। गेटर क्या करेगा, आपको वैल्यूज़ ला कर देगा, सेटर क्या करेगा, वैल्यूज सेट करेगा जो आपके डेटा मेंबर्स हैं उनकी। तो आपको गेटर और सेटर समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है गेटर सेटर के अंदर। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें एक क्लास बनानी है, क्रिएट अ क्लास बुक विद नेम प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस एज इट्स एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, बेसिकली जो उसके अंदर हमारी वैल्यूज़ जानी है, जो हमारे डेटा मेंबर्स जाने हैं। तो हमें एक क्लास बनानी है बुक नाम की, जिसके अंदर नेम जाएगा, प्राइस जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस जाएंगे, ठीक है। क्लास शुड कंटेन द फॉलोइंग मेंबर फंक्शंस, उसके अंदर कुछ फंक्शंस भी होने चाहिए। काउंट बुक्स, जो एक इंट प्राइस करके हमारा एक पैरामीटर लेगा। दिस फंक्शन विल रिटर्न काउंट ऑफ ऑल द बुक्स दैट हैव अ प्राइस लेस देन द गिवन प्राइस, ठीक है। सेकंड क्या है, इज बुक प्रेजेंट, जो हमारा एक टाइटल लेगा एज अ पैरामीटर। दिस विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर एनी बुक विद द गिवन टाइटल एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कुछ बढ़िया सा हमें प्रॉब्लम दिया गया है। सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी है बुक नाम की, सीधा चलते हैं आईडी के ऊपर से कोड करना स्टार्ट करते हैं। इस सब को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं क्या कह रही है, क्रिएट अ क्लास बुक विद नेम प्राइस एंड नंबर ऑफ पेज एज इट्स एट्रीब्यूट, ठीक है भाई। तो एक क्लास बनाते हैं बुक नाम की, जिसके अंदर हमारे 3 एट्रीब्यूट हैं, पेज, ठीक है, हमारा नेम और इसके अंदर हमारे 3 एट्रीब्यूट हैं, नेम, प्राइस और नंबर ऑफ पेज। तो नेम हम रख लेते हैं फिलहाल के लिए कैर, ठीक है,
और अभी मैं सिंगल ही डाल देता हूँ जस्ट टू ईजी, क्योंकि अभी मैंने STL इसमें डाला नहीं है तो स्ट्रिंग नहीं डाल पाऊँगा। तो इंट प्राइस हमारा है और हमारा इंट नंबर ऑफ पेजेस है। ठीक है, ये तीन इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ होंगी। फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ मेंबर फंक्शन होंगे। तो सबसे पहले तो इनको मैं अभी जस्ट एग्जांपल के लिए पब्लिक कर लेता हूँ, बट हमें एक्चुअली में गेटर सेटर का यूज़ करना चाहिए। हमारे कुछ मेथड होंगे। पहला मेथड क्या है, काउंट बुक्स, जो एक प्राइस करके हमारा एक पैरामीटर लेगा। दिस फंक्शन विल रिटर्न काउंट ऑफ ऑल द बुक्स दैट हैव अ प्राइस लेस देन द गिवन प्राइस। तो पहला फंक्शन हमें क्या कह रहा है, काउंट बुक्स, जो एक पैरामीटर लेगा इंट प्राइस। दिस फंक्शन विल रिटर्न काउंट ऑफ ऑल द बुक्स दैट हैव अ प्राइस लेस देन द गिवन प्राइस। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक है। इसमें एक्चुअली हमें करना क्या है कि अगर हमारा जो गिवन प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस से कम होता है तो हमें उस बुक का काउंट देना है, और अगर नहीं होता है तो हमको 0 देना है। ठीक है, ये आप इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मेरे को एक फंक्शन बनाना है, जो क्या रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, विल रिटर्न काउंट, काउंट इज बेसिकली नंबर, तो इंट रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम क्या है, काउंट बुक्स, तो फंक्शन का नाम है काउंट बुक्स। फिर वो एक पैरामीटर ले रहा है इंट प्राइस, तो पैरामीटर ले लो इंट प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्राइस दो बार हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस को कैसे टैकल करना होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब दो सेम नाम हो जाए। फिलहाल के लिए हम इसका नाम खाली P रख लेते हैं। ठीक है, तो दिस फंक्शन विल रिटर्न काउंट ऑफ द बुक दैट हैव अ प्राइस लेस देन द गिवन प्राइस। तो अगर मेरा इस एक्चुअल बुक का प्राइस इससे कम है तो मैं काउंट रिटर्न कर दूँ, नहीं है तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इफ़ प्राइस इज लेस देन P देन रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, इज बुक प्रेजेंट, जो एक स्ट्रिंग टाइटल लेगा। ओके, एंड चलते हैं, इज बुक प्रेजेंट। स्ट्रिंग अभी मैं यहाँ पर लगा नहीं रहा हूँ, नहीं तो मेरे को STL डालना पड़ेगा। यहाँ पे डाल देता हूँ सीधा कैर मेरा बुक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दिस विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। अच्छा, ये बूलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बूल, तो ये मेरा बूलियन रिटर्न करेगा। अगर बुक होगी तो ट्रू, बुक नहीं होगी तो फॉल्स। तो मैं यहाँ पे सीधा चेक कर लेता हूँ, इफ़ नेम इज इक्वल्स टू बुक देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, चलो इसको थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं। एक बुक बनाता हूँ मैं, मान लो हैरी पॉटर नाम की। तो मैंने यहाँ पर बुक बना ली हैरी पॉटर नाम की। अब मैं क्या करता हूँ, हैरी पॉटर डॉट नेम इज इक्वल्स टू कर देता हूँ H, और हैरी पॉटर डॉट प्राइस में कर देता हूँ लेट्स से 1000, और यहाँ पर हैरी पॉटर डॉट नंबर ऑफ पेजेस में कर देता हूँ 500। अब मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल करके देखता हूँ अपना काउंट बुक्स वाला। काउंट बुक्स बेसिकली क्या करेगा, अगर जो मैं इसको पैरामीटर दूंगा वो मेरे गिवन प्राइस से ज़्यादा होगा तो ये 1 देगा, नहीं तो 0 देगा। तो पहले इसको गिवन प्राइस से ज़्यादा देके देखते हैं। अभी 1000 है, मैं यहाँ 2000 देके देखता हूँ, तो मेरा 1 आना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा 1 आया। अगर मैं प्राइस 1000 से कम देता हूँ तो मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, सेकंड फंक्शन टेस्ट करते हैं, इज़ बुक प्रेजेंट। इज़ बुक प्रेजेंट एक करेक्टर लेगा, अगर वो इक्वल होता है तो मेरा ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। तो मैं इसको अगर पहले इक्वल देता हूँ H, तो यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है। 1 इज़ बेसिकली फॉर ट्रू। और अगर मैं यहाँ पर कुछ अलग देता हूँ तो यहाँ पर मेरा 0 आना चाहिए, विच इज़ फॉल्स। बुलियन में जब आप प्रिंट करते हो तो ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक क्वेश्चन। इसको आप खुद से ज़रूर ट्राई करना, क्लासेस के साथ ज़रूर खेल के देखना। ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं क्लास के अंदर, गेटर सेटर लगा के, क्या स्टैंडर्ड्स है, वो सब मैंने आपको बता दिए। अभी और बाकी सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं क्या, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, क्लास की मेमोरी एलोकेशन हम डायनेमिकली कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर से समझ में आया होगा बेसिक्स की, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम इन दोनों को यूज़ करते हैं और इनकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और भी कंसेप्ट क्लास से कैसे इंप्लीमेंट होते हैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। इतना इस लेक्चर के लिए मिलता हूँ सर इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल। बाय बाय।